एक वक्त था जब केस दर्ज होना किसी जनप्रतिनिधि की पॉपुलैरिटी का पैमाना माना जाता था, वो कितना पॉपुलर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले से ऐसे दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगाकर यह सोच बदल दी। बावजूद इसके इन जनप्रतिनिधियों या फिर नेताओं को मिल रही सुविधाओं पर कोई रोक नहीं है। बिहार के भी 6 बड़े दागी नेता रेप, हत्या और भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामलों में जेल की सजा पाने के बावजूद हर महीने राज्य सरकार से लाखों की पेंशन पाते हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे दागियों पर सरकार मेहरबान क्यों है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आज स्पेशल में क्या स्पेशल है, आप हमारे पीछे इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। 6 बड़े नेता जो संगीन मामलों में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार हर महीने इन नेताओं को लाखों रुपए पेंशन दे रही है। इन नेताओं में लालू प्रसाद से लेकर प्रभुनाथ सिंह और आनंद मोहन जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन इनकी पेंशन पर कोई रोक नहीं है और ये दागी माननीय एक मोटी रकम पेंशन के रूप में लेते हैं। आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक इन पूर्व विधायकों पर बिहार सरकार सालाना लाखों रुपए खर्च करती है। इस लिस्ट में बिहार के 6 नेताओं के नाम हैं। कुल मिलाकर इन 6 दागी नेताओं को हर महीने 54,72,000 रुपए का भुगतान पेंशन के तौर पर किया जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व सांसद जगदीश शर्मा का है। इसके बाद चारा घोटाले में सजा पाने वाले लालू यादव हैं। रेप केस में जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मर्डर केस में सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह चौथे, विजय कृष्ण 5वें और बाहुबली आनंद मोहन 6ठे नंबर पर हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, आनंद मोहन, जगदीश शर्मा, प्रभुनाथ सिंह और विजय कृष्ण को पूर्व सांसद के तौर पर भी पेंशन मिल रही है। हर महीने 1.25 लाख की पेंशन के साथ जगदीश शर्मा पहले नंबर पर हैं, जबकि लालू यादव हर महीने 89,000 की पेंशन के साथ दूसरे नंबर पर। राजवल्लभ प्रसाद को 71,000 रुपए पेंशन मिलती है। प्रभुनाथ सिंह और विजय कृष्ण को 62,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलती है। इस लिस्ट में हर महीने 47,000 रुपए पेंशन के साथ 6ठे नंबर और आखिरी पायदान पर हैं आनंद मोहन। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नौकरी करने वालों को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा होने पर सारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ता है, तो जनप्रतिनिधियों को ये विशेषाधिकार क्यों? सजा होने के बाद भी आखिर क्यों उन्हें पेंशन और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं? भले इस मामले पर सवाल उठाए जाएं, लेकिन सरकार का रुख कुछ और है। देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है, कुछ भी है, तो उनके लिए सदस्य है ना, तो हम उनको दागी के रूप में नहीं जानते हैं। हम तो जानते हैं सदन के सदस्य के रूप में। पेंशन मिलना चाहिए। सदन के सदस्य को जो सम्मान है वो सम्मान मिलना चाहिए समयानुकूल। देखिए, मेरा तो सीधे कि दागी कौन से न्यायालय में तय हुआ है। जुडिशियल आर्किटेक्चर है ना, लोअर कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, जिसे हम चीफ जस्टिस जो प्रिजाइड करते हैं। आपको ये तय करना होगा कि कहीं आप इस तरह दागी की परिभाषा तय करने पहले किसका कौन सा न्यायालय है, हाँ मुकदमा कौन सा है, क्योंकि घृणा की भाषा बोल करके लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक जाते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा मुकदमे और दागी परिभाषा को उलझा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये सभी नेता संगीन मामलों में सजा याफ्ता हैं और इन सभी को माननीय अदालत ने सालों चले मुकदमे के बाद दोषी ठहराया है और सजा भी सुनाई है। जिसके बाद बिहार की अलग अलग जेलों में बंद इन माननीयों का खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। ये सभी भ्रष्टाचार से लेकर रेप और हत्या तक के मामलों में जेल में बंद हैं।
आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो हैरानी की बात है कि जिन माननीयों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं या फिर सजा सुना दी है, उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा इन दागी माननीयों पर हर महीने लाखों की पेंशन लुटा रही है। लालू प्रसाद से लेकर प्रभुनाथ सिंह और आनंद मोहन जैसे नेता जेल की हवा खाने के बावजूद सरकारी मलाई मार रहे हैं। आपको बताते हैं कि किस दागी नेता को हर महीने कितनी पेंशन मिलती है और उन्हें किस अपराध के लिए कोर्ट ने सजा सुनाई है। देखिए इन दागी माननीयों की कुंडली। बिहार के कई नेता ऐसे हैं जो कभी बिहार विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन अपनी कारस्तानियों के कारण अब जेल में हैं। इन माननीयों पर भ्रष्टाचार, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ माननीयों पर तो कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कुछ जेल की सजा भी काट रहे हैं और कुछ नेता जमानत पर जेल से बाहर भी हैं। आइए आपको बताते हैं उन दागी माननीयों के नाम, उनके अपराध जिसमें उन्हें सजा मिल चुकी है और उन्हें कितनी पेंशन मिलती है, इसके बारे में। दागी माननीयों को जो पेंशन मिल रही है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है पूर्व सांसद जगदीश शर्मा का। बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक जगदीश शर्मा को हर महीने 1.25 लाख पेंशन मिलती है, यानी 15 लाख रुपए सालाना। चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जगदीश शर्मा को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। 2019 में सजा आधी पूरी होने के बाद उन्हें बेल मिल गई थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है। उन्हें बिहार विधानसभा से हर महीने 89,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसके अलावा लालू यादव चूंकि सांसद भी रहे हैं, इसलिए उन्हें लोकसभा से भी पेंशन मिलती है। चारा घोटाले के 6 अलग अलग मामलों में से 4 में कोर्ट ने लालू प्रसाद को 13.5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में सजा पाने वाले लालू यादव फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। लगभग 1,000 करोड़ का चारा घोटाला मामला 1996 में सामने आया था। बिहार पुलिस ने 1994 में डोरंडा, देवघर और चाईबासा जैसे कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले दर्ज किए थे। इस घोटाले में जानवरों का चारा, दवाओं और पशुपालन से जुड़े उपकरणों के पैसे में हेराफेरी की गई थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद हैं। राजवल्लभ प्रसाद को बिहार विधानसभा से हर महीने 71,000 रुपए पेंशन मिल रही है। वो 2016 में हुए नाबालिग से रेप के एक मामले में दिसंबर 2018 से जेल में बंद हैं। राजवल्लभ प्रसाद बिहार के पहले ऐसे विधायक थे जिन्हें पद पर रहते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उनकी दबंगई के अनगिनत किस्से मशहूर हैं। इनमें से एक मामला 2005 का है। उस वक्त नीतीश सरकार बनी तो नवादा के पहाड़ को एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया गया। राजवल्लभ प्रसाद की दबंगई का आलम यह था कि पत्थर लेकर निकल रही गाड़ियों से पैसों की वसूली होने लगी। इस दबंगई से तंग आकर कंपनी ने लीज छोड़ दी। राजद के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह पेंशन पाने वाले दागी माननीयों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
उन्हें बिहार विधानसभा से हर महीने 62,000 रुपए की पेंशन मिलती है। प्रभुनाथ सिंह विधायक और सांसद दोनों रह चुके हैं। फिलहाल हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन सजा पाने के बाद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं। उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में 40 गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ 1995 के अशोक सिंह हत्याकांड में ही सजा मिल सकी है। विजय कृष्ण का नाम भी पेंशन पाने वाले माननीयों की लिस्ट में शुमार है। उन्हें बिहार विधानसभा से हर महीने 62,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और पिछले लगभग 8 साल से जेल में बंद हैं। सत्येंद्र सिंह की हत्या मई 2009 में हुई थी। कभी विजय कृष्ण के काफी करीबी रहे सत्येंद्र सिंह के शव को बक्से में बंद कर गंगा नदी में फेंक दिया गया था। हत्या के 20 दिनों के बाद शव गंगा घाट से बरामद हुआ था। इस मामले में विजय कृष्ण दोषी पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सजा मिली थी। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के कई किस्से चर्चा में रहे हैं। इनमें से एक नाम पूर्व सांसद आनंद मोहन का है। आनंद मोहन को बिहार विधानसभा से हर महीने 47,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। उन्हें यह पेंशन पिछले 14 सालों से दी जा रही है। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप ये जानिए कि विधायकों को एक तय नियम के मुताबिक पेंशन मिलती है। पूर्व विधायकों के लिए पेंशन तय करने का जो खास नियम है, उसके तहत 5 साल के कार्यकाल में विधायक को पहले साल हर महीने 35,000 रुपए मिलते हैं और इसके बाद हर साल 3-3 हजार रुपए इसमें जुड़ते चले जाते हैं। यानी कि जो जितने साल विधायक रहेंगे उनकी पेंशन हर साल 3,000 बढ़ती जाएगी। वजह यही है कि जगदीश शर्मा को 1,25,000 रुपए पेंशन मिलती है। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लेकिन एक चीज और आपको देखनी चाहिए, वो है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं हैं। पहला मिथ ये है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिप्टो का इस्तेमाल करके किए गए ट्रांजैक्शन के एक बहुत छोटे भाग को रिप्रेजेंट करती है। चैनलिसिस के बारे में बात करें तो 2020 में 0.34% ओसी क्रिप्टो एक्टिविटी का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया था। सिफर ट्रेस क्रिप्टो एक्टिविटीज के 0.5% से कम का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया। दूसरा मिथ है क्रिप्टो को यूज करने या इन्वेस्ट करने के लिए आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होने की जरूरत है, जबकि फैक्ट यह है कि क्रिप्टो डे टू डे इस्तेमाल किए जाने वाले कई दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरह ही है। क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी से किसी के लिए भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना या फिर बेचना बहुत आसान है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने से अलग नहीं है। आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल समझ की जरूरत है, लेकिन कोडिंग बैक एंड पर मैनेज की जाती है। आप साइन अप और केवाईसी वेरिफिकेशन के इस आसान स्टेप के साथ एक्सचेंज में साइन अप कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एसआईपी का इस्तेमाल करके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तीसरा मिथ है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत देर हो चुकी है, जबकि फैक्ट यह है कि भले ही बिटकॉइन अब 38 लाख रुपए पर है, फिर भी आप इसे खरीद सकते हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म फ्रैक्शनल ओनरशिप की परमिशन देते हैं।
तो आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट्स भी हैं। मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा जी एक नौजवान हैं और नौजवान काफ़ी ऊर्जावान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी आप लोग के बीच आएंगे। यह मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। हमारे आला कमान इस बात से को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतें और जितने हमारे साथी
हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य नेतृत्व हो, चाहे जिला नेतृत्व हो, सबों की इच्छा थी कि हम लोग चुनाव मुस्तैदी से लड़ें। और आला कमान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे वर्कर की जो भावना थी, जो नेताओं की इच्छा थी, उसके अनुकूल उन्होंने हमारे बीच 2 उम्मीदवार दिया है। मैं उन दोनों को छोटे ही भी हैं आशीर्वाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग का सहयोग इस नौजवान को निश्चित रूप से आगे भी मिलता रहेगा। बस इतना ही बात मैं कहने के लिए आपको बुलाया हूं। बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। देखिए